हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की थर्ड वीडियो। इसके अंदर अपन मेनली जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उसको देखेंगे, वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो समझेंगे, और उसके अलावा क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी के, जो कि मेनली किन्स ने दिए हैं, वो अपन कवर करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो, जो कि अपन ने इसके अजम्पशंस, इसके एक्सप्लेनेशन और इसके अंदर जो भी ग्राफ यूज हो रहे हैं उसके एक्सप्लेनेशन पे बनाई थी, तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप वो पूरी वीडियोस देखेंगे तभी जा करके आपको ये पूरी थ्योरी समझ में आएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन इसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से। एक दूसरे पे ग्राफ किस टाइप से रिफ्लेक्ट करता है, कैसे अपन इसको समझते हैं। तो अगर मेनली अपन बात करें, इसके अंदर अपन ने अलग अलग ग्राफ ले लिए हैं, उसको देखते हैं। सबसे जो पहला ग्राफ है ये कौन सा है, ये है सेविंग और इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे आ जाएगा सेविंग और यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट। सेविंग और इंटरेस्ट अपन ने देखा था, जहाँ पे भी सेविंग और इंटरेस्ट एक दूसरे से मिलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आते हैं, मतलब जब इस पोजीशन पे आते हैं वहाँ पे क्या होता है, अपना इक्विलिब्रियम मिलता है और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाती है। रीजन मैंने बताया था, सेविंग फंक्शन किसका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और इन्वेस्टमेंट भी किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ऐसा कि क्लासिकल्स ने माना है। उन्होंने कहा है जहाँ पे ये इक्वल हो जाते हैं वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट डन हो जाएगी, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, वहाँ पे अपन इन्वेस्ट कर देंगे। तो जब एक पर्सन मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही वो क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है। तो इससे डिराइव क्या हुआ, आउटपुट। ये क्या है, आउटपुट है, ठीक है। और आउटपुट अपन ने क्या देखा था, आउटपुट किसका फंक्शन है, लेबर का। यानी जैसे जैसे अपन लेबर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आउटपुट बढ़ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट जितनी होगी उतना ही अपन लेबर इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अगर अपने पास 100 रुपए हैं तो अपन 100 रुपए ही लेबर पे लगा सकते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन हुआ ई पॉइंट पे, उससे अपना क्या हुआ, आउटपुट डिटरमाइन हुआ। तो अपन आउटपुट कितना करेंगे यहाँ पे, तो आउटपुट क्या हो गया, ये क्यू इधर आउटपुट हो गया, और नीचे क्या हो गया, ई लेबर हो गया, ठीक है। मतलब अपने इतने लेबर एम्प्लॉय किए, इतना एम्प्लॉयमेंट अपन ने दिया है। उस एम्प्लॉयमेंट से क्या डन हुआ, अपना रियल वेज रेट डन हुआ। रियल वेज रेट मतलब ये चीज, मतलब अपन कितनी वेजेस देने वाले हैं पर्सन्स को। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, ये है सप्लाई ऑफ लेबर और ये है डिमांड ऑफ लेबर, ठीक है। ये अपन ने देख लिया था, जहाँ पे डिमांड एंड लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर साथ में मिल जाती है वहाँ पे क्या होता है, लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। ये अपन ने देखा। फिर उसके बाद अगर अपन बात करते हैं जहाँ पे आउटपुट डिटरमाइन होता है, उसके जस्ट सामने अपन ने देख रखा है ये वाला ग्राफ। ये किसका है, एमवी का, यानी मनी सप्लाई का। जहाँ पे ये डिटरमाइन होता है आउटपुट के अकॉर्डिंग, वहाँ पे क्या होता है, एक मनी सप्लाई डिटरमाइन हो जाता है कि इतनी मनी सप्लाई यहाँ पे है। तो अब आउटपुट कितना रहने वाला है, और यहाँ पे क्या रहेगी, प्राइस रहेगी। क्या रहेगा, प्राइस लेवल, ठीक है। यहाँ पे अपन नीचे लिख ही रखा है, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस लेवल रहेगा। तो मतलब यहाँ पे ये मनी सप्लाई, ये आउटपुट है, तो इस आउटपुट के अकॉर्डिंग प्राइस इतनी रहनी चाहिए। और इसके बाद अपन ने क्या डिटरमाइन कर लिया, यहाँ पे अपन ने प्राइस लेवल डिटरमाइन कर दिया, और मनी वेजेस, अपन कितनी वेजेस देने वाले हैं वो डिटरमाइन यहाँ पे कर चुके हैं। तो ये इस टाइप से फर्क आता है। अगर अपन इसके चेंज की बात करें कि चेंज कैसे हो सकता है, तो फॉर एग्जाम्पल अपन मान लो कि अपन ने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा नीचे लेके चले जाते हैं। तो जैसे अगर मान लो अपन इक्विलिब्रियम यहाँ पे ले गए, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गई, ये इक्विलिब्रियम 1 हो गया, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। तो जब अपना इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से अब अपन लेबर भी कम हायर कर पाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पे देखो, कम हो गया। ये अब कहाँ पे बनेगा, इधर बनेगा, तो यानी इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ पे होगा। तो जब यहाँ पे बना तो इसकी वजह से आउटपुट भी डिक्रीज हो गया, ये आउटपुट डिक्रीज हो गया। समझ रहे हैं अपन क्या कह रहे हैं, कि अगर अपन ने इन्वेस्टमेंट कम किया उसकी वजह से अपन अब लोगों को ज़्यादा कम नौकरियां दे पाएंगे। जैसे अपने एग्जाम्पल देखा था, अपन 100 रुपये में लोगों को रख रहे थे, अब अपने पास अगर 80 रुपये ही रह गए हैं तो अपन कम लेबर हायर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अपन ने किया, उससे क्या हुआ, आउटपुट भी कम हुआ, प्लस उसके साथ साथ अपन एम्प्लॉयड करने वाले लोगों को भी कम कर दिया। अब उसको कम कर दिया तो उसकी वजह से अपन क्या करेंगे, डिमांड भी कम करेंगे। तो डिमांड कर्व भी क्या हो जाएगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, तो जो इक्विलिब्रियम आया वो इधर कहीं मान लो, ये इक्विलिब्रियम आ गया, यानी एम्प्लॉयमेंट पीपल कम हो गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वेज रेट कम हो गई, ठीक है। समझ में आया, क्या किया अपन ने, डिमांड कम कर दी। मतलब जो एम्प्लॉयर है वो क्या करना चाह रहे हैं, ज़्यादा लोगों को नौकरी पे नहीं रखना चाह रहे, और ज़्यादा लोगों को नौकरी पे नहीं रखना चाह रहे,
उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वेजेस डिक्रीज कर देते हैं। तो उन्होंने वेजेस डिक्रीज कर दी, रियल वेज उनकी डिक्रीज हो गई, डिमांड कम कर दी, उसकी वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ता है देखना, जैसे आउटपुट कम हुआ, आउटपुट कम होने की वजह से ये आगे शिफ्ट हो गया। अब आगे शिफ्ट हुआ यानी आउटपुट कम हो गया, तो यानी प्राइस लेवल बढ़ गया। अब जो भी मार्केट में गुड्स वगैरह है वो सब थोड़े से ज़्यादा प्राइस पे मिलेंगे। अब ज़्यादा प्राइस पे मिलेंगे तो देखो नीचे आया, तो यानी प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया। यहाँ पे ये क्यू था, यहाँ पे मान लो ये पी था, ये P1 हो गया। अब इसकी वजह से मनी वेजेस भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, यानी लोगों को जो पैसा मिल रहा है ना वो भी बढ़ जाएगा इनडायरेक्टली। ठीक है, वो कैसे बढ़ जाएगा, उसका रीज़न अगर अपन माने तो अपन इसलिए कह सकते हैं कि जैसे कम लोगों को अपन हायर कर रहे हैं। ठीक है, अपन कम लोगों को हायर कर रहे हैं। अब कम लोगों को हायर करने की वजह से आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है, आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही क्वांटिटी कम रह जाती है गुड्स की, वैसे ही प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ जाते हैं। प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़े, जैसे ही लोगों को गुड्स की ज़्यादा प्राइस मिलने लगी, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो वो लोग क्या करेंगे, लेबर्स को ज़्यादा पैसे देंगे, और वो चाहेंगे कि अब क्या हो, वापस से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो। ज़्यादा पैसे दे करके दिखाना चाहेंगे ना कि हम आपको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कर पाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें वर्क करती है, और फिर वो वापस थोड़ा सा और ऊपर आगे 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 जाते रहेंगे। ये सारी सिनेरियो अपन ने देखे हैं। ठीक है, समझ में आया होगा कम होने पे ज़्यादा होने पे ये कैसे इफेक्ट कर रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको ज़्यादा करके भी देख सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम कर दी तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म किसने दिए हैं, तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो दिए हैं, यानी मैक्सिमम इसके जो क्रिटिसाइज किया गया है वो किसने किया है, किन्स ने। किन्स ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि ये क्लासिकल थ्योरी जो है बिल्कुल ही बकवास है, उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि सबसे पहले इन्होंने जो फुल एम्प्लॉयमेंट की अजम्पशंस मानी है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में कभी हो ही नहीं सकता है। चाहे हर एक पर्सन वर्क करना चाहे, बाकी इतने सारे लोगों को अपन वर्क पे नहीं रख सकते। इन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने कहा कि जैसे मिलियंस ऑफ वर्कर्स जो है वो क्या है, प्रिपेयर है, मतलब रेडी है वर्क करने के लिए, बट उनको जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रिवेल होता है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में आती है। फुल एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं होता, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। फिर रिफॉल्शन ऑफ सेज लॉ, यानी उन्होंने क्या कहा है, सेज लॉ को बेकार कहा है कि सेज लॉ वर्क नहीं करता। सेज लॉ ने क्या कहा है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी पहले सप्लाई होगी उसके बाद डिमांड क्रिएट होगी। ठीक है, बट इन्होंने कहा है कि नहीं, सप्लाई कभी क्रिएट नहीं करती, डिमांड क्रिएट करती है सप्लाई को। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो डिमांड होगी वो क्रिएट करेगी सप्लाई को, यानी जितनी डिमांड हो रही होगी उस हिसाब से जो प्रोड्यूसर्स है वो माल बनाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, सेल्फ एडजस्टमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो यानी जो किन्स ने कहा है कि सेल्फ एडजस्टमेंट होता है, जैसे अपन ने देखा कि ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी कि अगर अपन ने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, अब आउटपुट कम हो गया तो उससे प्राइस लेवल बढ़ गया, प्राइस लेवल से मनी वेजेस बढ़ जाएंगे, और जैसे मनी वेजेस बढ़ेंगे वैसे ही एम्प्लॉयमेंट और बढ़ता जाएगा। तो मतलब ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पे ये क्या हो जाएगा, वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ये इन्होंने कहा है कि सेल्फ एडजस्टमेंट हो जाता है, बट इन्होंने कहा कि सेल्फ एडजस्टमेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी ही पड़ती है, यानी लेजी फेयर सोसाइटी कभी नहीं होगी। यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो मान के चले थे कि क्या है कि कांस्टेंट है, गवर्नमेंट कोई वर्क नहीं कर रही इधर एम्प्लॉयमेंट वगैरह में, तो इन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट वर्क करेगी, और इससे क्या होगा, जो एडजस्टमेंट होगा सप्लाई में वो क्या होगा, एक फिजिकल और मॉनेटरी मेजर के द्वारा ही हो सकता है, यानी गवर्नमेंट वर्क करनी ही चाहिए। ओके, इन्होंने ये चीज कही है। अब इक्विलिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू इनकम चेंजेस, क्लासिकल ने क्या कहा है कि जो सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है वो किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था क्लासिकल्स ने। ठीक है, बट इन्होंने कहा नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं होता है, जो सेविंग होता है वो किसका फंक्शन होता है, इनकम का। यानी अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है तो वो सेविंग बढ़ाता है। अगर इनकम एक लिमिटेड ही हो तो भले कितना भी फायदा मिले, कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो, वो अपना कंजम्पशन ही तो करेगा, वो सेविंग कर ही नहीं पाएगा। तो इन्होंने कहा सेविंग जो है वो फंक्शन किसका है, इनकम का है। फिर नेक्स्ट इन्होंने बात करी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है, इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो फंक्शन है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो है ही, ठीक है, माना अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, बट उसके अलावा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का भी है। MEC मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी जब अपन पैसा लगा रहे हैं उससे अपन को जो भी रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, मतलब उस पैसा कितना बढ़ रहा है अपना,
वो क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, मतलब पैसा लगाने पे अपन को कितनी एफिशिएंट वे में वो पैसा यूज हो रहा है, कितना अपन को फायदा हो रहा है, वो क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। तो उस पर डिपेंड करता है क्या, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये इन्होंने कहा है कि दोनों चीजें अलग अलग पे डिपेंड करती है, तो दोनों चीजों को आप मिला नहीं सकते, इक्वल नहीं कर सकते, नहीं। ओके, फिर अपन ने बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। क्लासिकल ने क्या कहा है कि जो मनी है, मनी दो चीज़ों के लिए डिमांड करते हैं, एक तो ट्रांजैक्शन और एक प्रिकॉशंस, यानी एक तो पैसा एक दूसरे से खर्च करेंगे और प्रिकॉशंस यानी फ्यूचर की यूज़ के लिए, यानी एक तरह से इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सिर्फ दो चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होता है, ये स्पेकुलेटिव डिमांड के लिए भी यूज होता है, स्पेकुलेशन भी अपन करते हैं। यानी केन्स की थ्योरी पढ़ेंगे जब अपन, स्पेकुलेटिव डिमांड पढ़ेंगे अच्छी से, क्या होता है कि यानी जो भी पैसा है उसको स्पेकुलेटिव यानी जुए में डालना वगैरह, ये सारी चीज़ें भी लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें के स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है। तो इन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन, यानी पैसे खर्च करने के लिए, लेन देन करने के लिए और बचा के रखने के लिए, संभाल करके रखने के अलावा भी स्पेकुलेटिव डिमांड होती है। ठीक है, फिर रिजेक्शन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इन्होंने क्या कहा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को रिजेक्ट किया। इन्होंने क्या कहा कि जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे प्राइस लेवल बढ़ेगा, इन्होंने ये चीज़ कहा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मार्केट में मनी बढ़ता है, मार्केट में अगर मनी सप्लाई बढ़ गई, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई, इसका मतलब ये नहीं है हर एक पर्सन उसका एक्सपेंडिचर ही कर देगा। कोई पर्सन उसको सेव कर लिया तो मार्केट में गुड्स की डिमांड नहीं होगी, सेविंग हो रही है, अब उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस लेवल नहीं बढ़ सकता है, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। तो देखो, इज रिजेक्टेड द क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ऑफ द ग्राउंड दैट इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल नॉट नेसेसरी लीड टू राइज इन प्राइस। जरूरी नहीं है तो वो राइज इन प्राइस ही हो। इट इज नॉट एसेंशियल दैट पीपल स्पेंड ऑल एक्स्ट्रा मनी दे में डिपॉजिट द बैंक और सेव, मतलब वो बैंक में भी डिपॉजिट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं मनी को। फिर नेक्स्ट, मनी नॉट न्यूट्रल, मनी न्यूट्रल नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि मनी की जो वैल्यू है वो न्यूट्रल है, वो सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता है, मनी की वैल्यू चेंज होती है। अब वो कैसे होती है, देखो, किन सेज दैट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीजेज, जैसे अगर क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होती है, उसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल, उसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का अपोजिट है, तो यानी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनकम एंड आउटपुट इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो इनकम और आउटपुट इंक्रीज होगा। और डिमांड इंक्रीज फैक्टर कॉस्ट एंड वेजेस इंक्रीजेस, तो यानी इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी और फैक्टर कॉस्ट और वेजेस भी जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। रिलेटिवली प्राइस इंक्रीज एंड अल्टीमेटली द जनरल प्राइस लेवल राइजेस, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब वेजेस इंक्रीज हो जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी, तब क्या होगा, गुड्स की प्राइसेस भी बढ़ जाएगी, और गुड्स की प्राइसेस बढ़ने का मतलब प्राइस लेवल राइज होना। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड है और ये मॉनेटरी व्हील चलता रहता है, और इन्होंने ये चीज कहा। ठीक है, ये एक दूसरे पे चलता रहेगा क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हुई, उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से इनकम और आउटपुट बढ़ जाएगा, बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ी तो उसकी वजह से अपन को लेबर ज़्यादा हायर करने पड़ेंगे, ज़्यादा प्राइस देनी पड़ेगी, ज़्यादा वेजेस देने पड़ेंगे, और जैसे ज़्यादा वेजेस देने पड़ेंगे वैसे ही गुड्स की जो प्राइसेस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इस वजह से क्या होता है, मनी न्यूट्रल नहीं होता है, मनी की वैल्यू बढ़ती और कम होती रहती है। ठीक है, रिफॉल्शन ऑफ वेज कट, अब इन्होंने क्या कहा, वेज कट करने से, जैसे अपन ने बात करी थी ना कि अगर अपन वेजेस डिक्रीज कर देते हैं तो अपन क्या करेंगे, कम लोगों को हायर कर पाएंगे। बट मार्केट में कभी आपने ऐसा होता है देखा है कि कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो उसकी इनकम इंक्रीज होने की वजह से डिक्रीज हुई है और वो मान गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो वेजेस वगैरह जो है ये क्या होता है, डिक्रीज कभी नहीं हो सकते। और क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर स्ट्राइक हो सकती है, ट्रेड यूनियन वर्क करती है। तो ट्रेड यूनियन क्या करती है, मॉडर्न सोसाइटी में वर्क करती है ताकि हर एक पर्सन को जो वेजेस मिल रहे हैं उससे कम ना मिले, और कभी भी कोई भी दिक्कत हो रही है इस चीज़ों में तो वो लोग सॉल्व करते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट, अब लास्ट ये दो पॉइंट बचते हैं, स्टेट इंटरवेंशन एसेंशियल, जैसे कि अपन ने बात करी थी कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जरूरी है। जैसे अपन ने देखा था कोविड के टाइम पे कि इन्वेस्टमेंट बूस्ट करी गई थी, किसने, गवर्नमेंट। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया था, लोगों को इन्वेस्टमेंट दी थी, कि फ्री लोन्स दिए थे, ये सारी चीज़ें करी थी ताकि आप इन्वेस्ट करो और मार्केट जो भी बिल्कुल ख़त्म हो रखा है उसको वापस बढ़ाओ। तो इसलिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया। बट अगर गवर्नमेंट नहीं होती तो कौन रिस्क लेता, तो ये चीज़ है। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। फिर लॉन्ग रन एज एनालिसिस एंड अनरियलिस्टिक, मतलब इन्होंने कहा है कि हमेशा ही मानते हैं कि लॉन्ग रन कुछ नहीं होता, लंबे टाइम किसने देखा है,
हम तो सब मर जाएंगे। ठीक है, तो किन्स हैड नो पेशेंस, उनके पास कोई पेशेंस नहीं था, सबूरी नहीं थी। वो देखते थे कि सारी चीज़ें थोड़े से टाइम में ही खत्म हो जाएगी। लॉन्ग टाइम किसने देखा है? ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड फॉर ही बिलीव इन द लॉन्ग रन वी ऑल डाइड, लॉन्ग रन में क्या होगा, हम सब तो मर जाएंगे। लॉन्ग रन किसने देखा है? तो इसलिए इन्होंने कहा कि शॉर्ट रन पे इन्होंने बिलीव करते थे। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्लासिकल थ्योरी, पूरी कंप्लीट क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, बिल्कुल डिटेल वीडियो थी, अच्छे से बनाई है अपन ने। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।